बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के कुछ बुनियादी मकासद हैं, कुछ बुनियादी नुकात हैं। कुछ तो वफाकी हुकूमत की जानिब से, कुछ वफाकी वज़रा की बयानबाजी है, उसके बारे में बयानबाजी से गुरेज़ करते हुए, इल्ज़ामात से गुरेज़ करते हुए हक़ाइक़ कुछ आप लोगों के सामने रखना है। लेकिन उससे पहले मैं जो हालिया बारिशों से तबाही और तबाहकारी सारे सूबे में हुई है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सारी आवाम की तवज्जो मैं मबज़ूल कराना चाहूँगा उस इशू के ऊपर। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि हालिया बारिशों से पाकिस्तान भर में बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी परेशानियाँ हुई हैं मुख्तलिफ़ अज़ला में। पाकिस्तान भर के अंदर, चाहे वह सूबा सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब के कुछ अज़ला हों, खैबर पख्तूनख्वा का एरिया हो, नुकसानात हर जगह हुए हैं। और तकलीफ़ की इस घड़ी में, मुश्किल की इस घड़ी में, मुश्किल के इस वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ी है और जो कुछ भी लोगों के मसाइल को हल करने के लिए किया जा सकता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने की कोशिश कर रही है। मैं सूबा सिंध के हवाले से आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा कि सिंध के 20 अज़ला हैं जहाँ पर सिंध हुकूमत ने कलामिटी डिक्लेयर की, यानी कि हालिया बारिशों की वजह से जो तबाही थी वो इन 20 अज़ला में बड़े हद तक आई, जिसके अंदर कराची के उस वक्त के 6 अज़ला भी शामिल हैं। और कलामिटी डिक्लेयर करने का इन अज़ला में बुनियादी मकसद ये था कि रिलीफ़ की कार्रवाइयों को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ और इफ़ेक्टिवली किया जा सके और वफाकी हुकूमत की अटेंशन भी आप इन अज़ला के रिहायशियों की तकालीफ़ की तरफ मबज़ूल करा सके ताकि वफाकी हुकूमत भी अपना किरदार अदा करे इस हवाले से। आपको याद होगा 2010-2011 में जब सूबा सिंध के अंदर सैलाब आया था और 2011 में मानसून की वजह से बड़ी तबाही हुई थी, तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने लोगों को रिलीफ़ प्रोवाइड करने के लिए वतन कार्ड के ज़रिए, बेनज़ीर कार्ड के ज़रिए कैश ट्रांसफ़र किए थे ताकि लोगों के जो नुकसानात हैं उनको भरा जा सके। आपको याद होगा 2010-2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब थे जिन्होंने वफाकी हुकूमत की जानिब से ये सखावत दिखाई थी ताकि मुश्किल वक्त में आवाम को रिलीफ़ प्रोवाइड किया जा सके। इस सिलसिले में आप सब ने देखा कि जब से बारिशें स्टार्ट हुई और सबसे पहले जो जोही के अंदर प्रॉब्लम आई थी, सिंध हुकूमत पेश थी तमाम कामों में और वज़ीर आला सिंध ख़ुद दादू 2 बार गए। उसके बाद जो अंदरूनी सिंध के और अज़ला जहाँ पर बारिश से तबाही हुई थी उसका भी विज़िट किया। और बिलावल साहब, जिनको उनकी टांग में इस वक्त इंजरी है, उस इंजरी के बावजूद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पहले कराची के जो मुतासरा इलाके थे जिसमें मलीर के एरियाज़ भी हों, यूसुफ गोड भी हो, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के एरियाज़ हों, वहाँ पर ख़ुद अपनी टीम के साथ विज़िट किया और मुश्किल वक्त में उनको मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। और उसके बाद बिलावल साहब इस वक्त मीरपुर ख़ास में मौजूद हैं वज़ीर आला सिंध के साथ, ताकि जो तबाही लास्ट स्पेल में हुई है जिसके अंदर कराची शहर के साथ साथ मीरपुर ख़ास, उमरकोट, बदीन और सांगड़ के अज़ला में लोगों को नुकसानात हुए हैं, उस तकलीफ़ का मदावा करने के लिए, उनके साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े होने के लिए
गवर्नमेंट की, पीपल्स पार्टी की कंप्लीट सपोर्ट बताने के लिए इस वक्त एज आई स्पीक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लोगों के साथ मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब लोगों के साथ मौजूद हैं ताकि तकलीफ़ की इस घड़ी में उनको अकेला ना छोड़ा जाए। मैं ज़ोर देना चाहूँगा, कल वज़ीर आला सिंध ने जो ख़त वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लिखा है इस हवाले से, जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि हफ़्ते के रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची तशरीफ़ लाए थे और वज़ीर आला सिंध की जब उनसे मुलाकात हुई, उस मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने सूबाए सिंध की आवाम की ये जो मुश्किलात हैं बारिशों की वजह से, अर्बन फ्लडिंग की वजह से, वज़ीर आज़म की तवज्जो इस अहम इशू के ऊपर मबजूल कराई और पीर को यानी कि कल अपने दौरे पर निकलने से पहले एक ख़त भी उनको अरसाल किया जिसके अंदर जो लुब्बे लुबाब है, जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, इस हवाले से वज़ीर आज़म को कुछ सिफारिशात, कुछ गुजारिशात पेश की हैं। वो ख़त मीडिया के साथ शेयर किया जा चुका है, मीडिया के साथ मौजूद है, बट कुछ अहम नुकात जो मैं नेशनल मीडिया के सामने, सारी कौम के सामने रखना चाहूँगा वो मैं दोहराना चाहूँगा। हालिया बारिशों से तकरीबन 25 लाख अफराद सूबाई सिंध में मुतासर हुए हैं। 2.5 मिलियन अफराद हैं जो मुतासर हुए हैं, लगभग जो कि 5 लाख ख़ानदान बनते हैं। 1 मिलियन एकड़ ज़रई ज़मीन आपकी मुतासर हुई है। आपका जो क्रॉप है 10 लाख एकड़ पर वो बुरी तरीके से मुतासर हुआ है और अंदरूनी सिंध के तकरीबन 15,000 विलेजेस हैं जो कि पानी से ज़ेर आब आए हैं। उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हमारे जो रिलीफ कमिश्नर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो रिलीफ प्रोवाइड कर रही है। लोगों को, ख़ानदानों को टेंट्स में मुंतकिल किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है और उनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह 2010-2011 ने वफाक ने सूबाई हुकूमत की मदद की थी ताकि आवाम को मैक्सिमम रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके, मैं एक बार फिर उस डिमांड को दोहराना चाहूँगा और ये डिमांड दोहराते हुए वज़ीर आज़म को ये कहना चाहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध की आवाम के साथ हैं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध की आवाम के साथ हैं, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब भी सिंध की आवाम के साथ हों और इस तरह के हंगामी दौरे करें तो मैं समझता हूँ एक आम आदमी को तसल्ली होगी कि हाँ, मेरी सिंध हुकूमत भी मेरे साथ है, मेरी वफाकी हुकूमत भी मेरे साथ है और इंशाअल्लाह मेरी तकालीफ़ का, दुखों का मदावा फ़ौरी तौर पर हुकूमत करेगी। इसके साथ साथ जो ज़रई लोन्स हैं उनको माफ़ करने की बात की गई है, तो वो लेटर रिकॉर्ड पर आ चुका है। मैं एक बार फिर ज़ोर देना चाहूँगा कि उसमें जो डिमांड्स की गई हैं वो बड़ी जेन्युइन लेजिटिमेट डिमांड्स हैं जिससे एक आम आदमी को, सूबाई सिंध में बसने वाले आदमी को जो बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है, उसको हम रिलीफ देने में कामयाब होंगे। और जो कैश ट्रांसफ़र्स की बात वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत से की है, वज़ीर आज़म से की है, अगर वो इस मुश्किल वक्त पर किया जा सके तो मैं समझता हूँ इंसानी खिदमत भी होगी और लोगों की तकालीफ़ में कमी हम ला सकेंगे। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत की सपोर्ट की तरफ देख रही है, मदद की तरफ देख रही है ताकि मिलकर हम काम कर सकें और जो कोई भी रिलीफ हम प्रोवाइड कर सकते हैं इस मुश्किल वक्त में वो साथ की जा सके। इसके साथ साथ मैं कराची के हवाले से बात करना चाहूँगा कि कराची की तरक्की के हवाले से, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से लोग बातें तो बहुत करते हैं, ऐलानात तो बहुत करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप रीसेंट पास्ट पर नज़र डालें तो जो वादे किए गए वो वादे वफा नहीं हुए। जो ऐलानात किए गए उन ऐलानात को पूरा नहीं किया गया। 162 अरब रुपए का ऐलान कराची की तरक्की के लिए तरक्याती फ़ंड्स की शक्ल में इमरान ख़ान साहब ने किया था ऐलान, गालिबन फरवरी 2019 में,
और सारी सिंध हुकूमत ने उस ऐलान को वेलकम किया था। और वेलकम करने की बुनियादी वजह ये थी कि कराची सिर्फ सूबा सिंध का दारुल खिलाफा नहीं है, वो पाकिस्तान का कमर्शियल इंडस्ट्रियल कैपिटल है। पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा के देता है। तो जहाँ मकामी हुकूमतें काम कर रही हैं, जहाँ सूबाई हुकूमत काम कर रही है, अगर वफाकी हुकूमत भी अपना तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट कलेक्टिवली कराची के मामलात को हल कर पाएंगे और कराची के अंदर सस्टेनेबल चेंज आ पाएगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि कराची इस लिहाज से मुनफरिद है कि कराची किसी एक इदारे के अंडर काम नहीं करता। कराची के अंदर मकामी हुकूमतें भी हैं, सूबाई हुकूमत भी है और वफाकी हुकूमत के इदारों का भी स्टेक है। तो जब तक वफाक दिलचस्पी नहीं लेगा कराची के मामलात को हल करने में, तब तक मैं समझता हूँ सस्टेनेबल चेंज कराची शहर में नहीं आ सकता। इस हवाले से माजी की तमाम तलखियों को साइड में रख के, तमाम मायूसी को साइड में रख के, अबव पॉलिटिक्स, कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ कराची पैरामाउंट, ताकि मीनिंगफुल डायलॉग किया जा सके। इस तरीके से सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिलकर कराची के जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व कर सके। और जहां मैं अपनी हुकूमत की बात करता हूं कि मेरी हुकूमत ने, मैं वफाकी हुकूमत को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत ने भी कराची के मामलात पर संजीदगी दिखाई और आमादगी का कि आइए मिलकर काम करते हैं। और इस स्पिरिट के साथ दोनों हुकूमतों ने मिलकर एक प्लान चॉक आउट किया कि कौन क्या क्या काम करेगा। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि जो मौजूदा फाइनेंशियल हालात हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों या सूबा सिंध के हों, कोई भी ऐलान उस वक्त तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक आपके पास फिस्कल स्पेस अवेलेबल ना हो। और फिस्कल स्पेस क्रिएट करने के लिए इंटरनेशनल डोनर एजेंसी से बात करने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो पिछले 2 साल से सिंध हुकूमत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से फॉरेन एजेंसी से बात कर रही थी, निगोशिएट कर रही थी, इंगेज कर रही थी। और बहुत सारे काम सिर्फ पेपर पर नहीं थे, वो अब फाइनल स्टेजेस पर आ गए थे। इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध ने पिछली जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप तमाम दोस्तों के सामने अपना प्लान बताया कि कराची शहर की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सिंध हुकूमत जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, जिसमें वो प्रोजेक्ट्स जो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट जो कि कंसीव किए जा चुके हैं और वो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर फॉरेन फंडिंग अरेंज की जा चुकी है, उन तमाम की तफसीलात कौम के सामने रखी। आप तमाम दोस्त वहाँ मौजूद थे। टोटल क्वांटम हजम उस इन्वेस्टमेंट का 802 अरब रुपए था। वो तमाम डिटेल वज़ीर आला सिंध ने आपके सामने रखी और उस उम्मीद का इजहार किया कि जिस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस फंडिंग को अरेंज कर रही है 802 अरब रुपए को, इस चीज़ को वफाकी हुकूमत मैच करेगी। ये रिक्वेस्ट थी वज़ीर आला सिंध की, जो मैं समझता हूँ हर शख्स की रिक्वेस्ट हो सकती है। वफाकी हुकूमत एक्सेप्ट करे ना करे वो वफाकी हुकूमत का काम है, लेकिन डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना हमारा हक़ है, हमारा फ़र्ज़ है। तो वज़ीर आला सिंध ने अपने प्लान को भी पब्लिक किया और उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत से डिमांड की। अगले रोज़ जुमे के रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारिश के हवाले से, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर उन्होंने इस बात को रिपीट किया कि सिंध हुकूमत 802 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज कराची शहर के लिए ला रही है और वो कोई 1 साल का पैकेज नहीं है। इसको वाज़ेह किया गया था कि ये 5 साल पर मुहित एक प्लान है जिसके तहत कराची के सेवरेज के मसाइल को, पानी के मसाइल को, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल को, मास ट्रांजिट के मसाइल को, कराची के ओवरऑल आउटलुक को सिंध हुकूमत बेहतर करेगी और तरीक़ेकार क्या होगा, तमाम तफसीलात शेयर की गई। और उन्होंने भी इस उम्मीद का इजहार किया
कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत की इस कंट्रीब्यूशन को मैच करेगी, क्योंकि कराची हम सब का है। हफ्ते को एक अच्छे माहौल में मीटिंग होती है, एक अच्छी नीयत के साथ मीटिंग होती है, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान 1100 अरब रुपए की तरक्याती पैकेज का ऐलान करते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ है ये कि इंशाअल्लाह अगर ये इसी लेटर एंड स्पिरिट में कराची में इम्प्लीमेंट होता है तो मैं समझता हूँ जो ग्राउंड रियलिटी है कराची की वो तब्दील होगी, उसमें बेहतरी आएगी। वफाक अपना किरदार अदा करेगी, सूबाई हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म ने जब ये ऐलान किया वो एक मुनफरिद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे सहाफ़ी अलाउड नहीं थे, तो आप लोग सवाल वज़ीर आज़म से पूछ नहीं पाए। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गए, बिजनेसमैन वज़ीर आज़म से मिले थे, जो PTI के दोस्त वज़ीर आज़म से मिले थे, और जो सिंध हुकूमत के लोग वज़ीर आज़म से मिले थे, उन सब से सवाल किया। मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया 800 अरब आप लोग दे रहे हैं, तो माशाल्लाह 1900 अरब रुपए कराची में इन्वेस्ट होने जा रहे हैं, तो कराची की तो तकदीर तब्दील हो जाएगी। तो तब मैं समझता हूँ हमने भी वाज़े किया, औरों ने भी वाज़े किया कि ये जो 1100 अरब हैं इसके अंदर 802 अरब सिंध हुकूमत के शामिल हैं। इसमें कोई बदनीयती नहीं थी, ये फैक्ट्स थे जो बयान किए गए। इसके नतीजे में कुछ लोगों ने, चूँकि एक बड़ी हाइप क्रिएट की गई थी वज़ीर आज़म के पैकेज के हवाले से, वज़ीर आज़म की विज़िट के हवाले से, सोशल मीडिया पर मीडिया पे जब बहुत सारी बात की गई कि जी वादे तो इतने सारे किए गए थे लेकिन ये कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही एक मिनिमल अमाउंट वफाक दे रहा है, बड़ा कंट्रीब्यूशन तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से आ रहा है। तो फिर इतवार के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि अच्छे माहौल में मामलात आगे बढ़े। हमने ये कहा कि भाई क्रेडिट छोड़ें, डिसक्रेडिट छोड़ें, कराची के मसाइल को हल करने के लिए संजीदगी के साथ काम करें, और जब काम होगा कराची की अवाम फैसला करेगी ये काम किसने किया, खिदमत किसने की, ऐलानात किसने की। तो जो तनकीद मीडिया पर, सोशल मीडिया पर की गई, उसके जवाब में इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वुज़रा ने अगेन उस स्पिरिट को तो आगे लेके गए, लेकिन तनकीद से बचने के लिए उन्होंने कह दिया कि 1100 अरब में 62% जो है वो वफाकी हुकूमत का है और 38% जो है सूबाई हुकूमत का है। और ये उन्होंने कहा कि ये हम इसलिए कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की कि वफाक तो सिर्फ 300 अरब दे रहा है। मैं बड़े एहतराम के साथ ये कहना चाहूँगा, बहुत एहतराम के साथ, कि वज़ीर आला सिंध ने 802 अरब रुपए का ऐलान पहले कर दिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 802 अरब रुपए का जिक्र पहले कर दिया था और आप तमाम दोस्तों के सामने किया था। तो आप लोग सवाल तो पूछने का हक रखते हैं, और आप लोगों ने जब सवाल पूछा तो ये चीज़ सामने आ गई। तो हम नहीं चाहते थे कि हम इस डिटेल में जाएं कि कौन क्या काम कर रहा है, लेकिन चूंकि असद उमर साहब ने ये बात की है तो मैं उसकी वजाहत कल भी मैंने की है, मैं आज एक बार फिर वजाहत कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैंने आप तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूँ, और ये प्रॉपर वर्किंग पेपर है जो कि शेयर हुआ था, हमारी भी कंट्रीब्यूशन उनकी भी कंट्रीब्यूशन। उसमें जो टोटल कंट्रीब्यूशन है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से वो 362.9 अरब रुपए, 362.9 बिलियन रुपीस, और 362.9 बिलियन में से 260 अरब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के थ्रू किए जाएंगे, और जो रिमेनिंग 103 अरब रुपए है वो वफाकी हुकूमत खुद फंड करेगी। यानी कि उनकी PSDP से, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से 103 अरब रुपए वो कराची में इन्वेस्ट करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल में। यानी कि सालाना 33 अरब रुपए वो कराची में इन्वेस्ट करेंगे, जिसको मैं अप्रीशिएट करूँगा कि कम अज़ कम माजी के मुकाबले में बेहतर है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा
कि ऐलान उन्होंने 1 साल का, वो जो आपको याद होगा, 162 अरब रुपए किया था, क्रेडिट लेने की कोशिश की थी, लेकिन जब अमली एतबार पे कागजी चीज़ की है तो वो 103 अरब रुपए कराची के लिए रख रहे हैं 3 साल में, सालाना आ गया 33 अरब रुपए। और क्रेडिट वो ये ले रहे हैं कि 62% इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाह रहे हैं। अब वो 62% बना कैसे रहे, मैं उसकी भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, 1100 अरब में 362 उनके हो गए, 362.9 अरब रुपए, और 749.9 बिलियन सिंध हुकूमत के हो गए। ये एग्जैक्ट इसकी बाइफर्केशन है, 749.9 बिलियन यानी कि 749.9 अरब सिंध हुकूमत के। इसमें जो फंडिंग है उसके कुछ टीयर्स हैं, क्योंकि एक सवाल पूछा जाता है कि जी आप ऐलानात तो करते हैं, उनको पूरा कैसे करेंगे, आप ये फंडिंग कैसे अरेंज करेंगे, बिकॉज हमारी एनुअल डेवलपमेंट का हजम तो इतना नहीं है, तो आप कैसे करेंगे। तो इसके अंदर जो हमारा 750 अरब रुपए का कंट्रीब्यूशन है, उसमें कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं जिसको आप 1 साल में बेहतरी देखेंगे, कुछ मीडियम टर्म है जो 2 से 3 साल में देखेंगे, और जो लॉन्ग टर्म है वो 5 साल में देखेंगे। तो ये जो 750 अरब की इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल में नहीं हो रही, इट विल टेक टाइम, लेकिन उस तमाम की रिसोर्स एलोकेशन मौजूद है, जो मैं आपको अभी तफसीलात आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें हम इमीडिएटली करने जा रहे हैं, ताकि आपको डिलीवरेबल्स पता हो जाएं कि आइंदा आने वाले महीनों में क्या क्या चीज़ें हैं जो फौरी तौर पर हो सकती हैं और जो फौरी तौर पर नहीं हो सकती। हमारा अपने बजट से अखराजात हम कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ फंडिंग है वो शामिल है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सिंध की आवाम का पैसा, जो मलीर की आवाम का पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा है बहरिया टाउन केस का, वो पैसा शामिल है। फेडरल गवर्नमेंट जो चीज़ों को ट्विस्ट कर रही है वो ट्विस्ट इस तरीके से, और मैं बड़े एहतराम के साथ, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाह रहा, मैं प्लीज़ अभी भी ये कहना चाहूँगा फेडरल गवर्नमेंट के दोस्तों को कि मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बात कर रहा हूँ। मैं अभी भी चाहता हूँ कि उसी स्पिरिट के साथ हम साथ बैठें ताकि कराची की डेवलपमेंट पैरामाउंट हो, सिंध की डेवलपमेंट पैरामाउंट हो, पाकिस्तान की डेवलपमेंट पैरामाउंट हो। कोई ब्लेम गेम नहीं, लेकिन मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कह रहा हूँ। वो कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का जो काम है उसको अपने खाते में डाल रहे हैं, जिसका हजम 300 अरब रुपए है कि जी ये फेडरल गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है। मैं उनके सामने ये बताना चाहूँगा, और आप सब पुराने सहाफ़ी हैं, सिंध गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते आए हैं, कराची सर्कुलर रेलवे सीपेक का हिस्सा है, और सीपेक का हिस्सा वो दिसंबर 2016 को बना सिंध हुकूमत की वज़ीर आला सिंध की रिक्वेस्ट पर, हमारी रिक्वेस्ट पर 3 दिसंबर 2016 को इसकी मंजूरी दी गई। सीपेक की मीटिंग में ये कहा गया इसकी फीजिबिलिटी तैयार की जाए। वो फीजिबिलिटी सिंध हुकूमत के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने तैयार की, और फीजिबिलिटी तैयार करके उसको वफाकी हुकूमत को भेजा ताकि एक्निक से उसको अप्रूव किया जा सके। और एक्निक अप्रूव करती है जब एग्जीक्यूटिंग एजेंसी रिक्वेस्ट को भेजती है बाय वे ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिंध हुकूमत ने फीजिबिलिटी बनाई, PC1 बनाया, और PC1 बना के उसको वफाकी हुकूमत को अरसाल किया ताकि एक्निक में उसकी मंजूरी हो सके। 3 अक्टूबर 2017 को सिंध हुकूमत की रिक्वेस्ट पर एक्निक ने फीजिबिलिटी को अप्रूव किया। 3 अक्टूबर 2017 को 18 अक्टूबर 2017 को वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को कन्वे किया
कि जी आपका जो प्रपोजल है वो अप्रूव हो है और आप अब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इशू करें। ये जो ख़त है 18 अक्टूबर 2017 का, सीपे की रुस्त रवि का अनफॉर्चुनेटली शिकार हो गया, क्योंकि जैसी गवर्नमेंट चेंज हुई शायद प्रायोरिटी इनकी कुछ और थी। वज़ीर आला सिंध ने KCR के हवाले से इमरान खान साहब को 4 खतूत लिखे हैं, 4 लेटर्स लिखे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, और ये तमाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पेश की है। आपको याद होगा पिछले दिनों सिंध असेंबली ने गालिबन फरवरी में एक रेजोल्यूशन पास की थी KCR के हवाले से। सिंध असेंबली की रेजोल्यूशन को भी वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म के सामने गोश गुजार किया कि जी आप चीन जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो प्रायोरिटी फौरी तौर पर दी जाए, ये सिंध हुकूमत का मुतालबा है। तो मुझे नहीं समझ आता कि सारा ग्राउंड वर्क सिंध हुकूमत करे, हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करे, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग के लिए, चेरी पिकिंग के लिए कहे कि नहीं यार ये 300 अरब रुपए तो हमारी कंट्रीब्यूशन है, तो मैं समझता हूँ ज़्यादती होगी। बेशक वो कर लें, हम तय कर सकते हैं आपस में बैठ के मामला, लेकिन मैं समझता हूँ गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। ये मेहनत मुराद अली शाह साहब की थी, पीपल्स पार्टी की थी, CPEC में शामिल कराने की, ये मेहनत सिंध हुकूमत के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की थी, तो अब कैसे कोई और उसका क्रेडिट ले सकता है? मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब चीज़ है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़े एहतराम के साथ हम साथ बैठ के तय कर सकते हैं कि जी मिलकर काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें आज भी इस प्रोजेक्ट को यकीनी बनाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, जो कि वज़ीर आला सिंध रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हमारे लेटर्स का जवाब तो आता नहीं है। लेकिन वो खतूत आप चाहेंगे मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं बड़े एहतराम के साथ ये गोश गुजार कर रहा हूँ। कल मैंने एक और चीज़ सुनी असद उमर साहब की जानिब से, उन्होंने कहा कि जी हम तो अपनी आईनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि रेलवे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, फेडरेशन का सब्जेक्ट है, हमें शौक़ नहीं है करने का, ये तो आईनी जिम्मेदारी है। और फिर वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ये करें। मैं गुजारिश करना चाहूँगा जो इंटरनल रेल रोड मैकेनिज़्म है वो पाकिस्तान रेलवेज़ की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती है फ़ैसला आप कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आपके सेक्रेटरी रेलवेज़ कहते हैं कि हम चीज़ों को हैंड ओवर कर देंगे सूबाई हुकूमत को। 9 मई 2020 और 6 और 7 फरवरी 2020 के ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, जहाँ पर सेक्रेटरी रेलवे ने कहा है कि हम इस चीज़ को सिंध हुकूमत के हवाले कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हर चीज़ आप मलबा सिंध हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं, और जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तो कराची वालों के सामने आप कहते हैं ये हम कर रहे हैं। आप सबको याद होगा लाहौर में ऑरेंज लाइन का मंसूबा बना, तो उस ऑरेंज लाइन में फेडरल गवर्नमेंट ने कोऑपरेट किया पंजाब गवर्नमेंट के साथ, सॉवरन गारंटी इशू की, बट ऑरेंज लाइन को सूबाई हुकूमत ने बनाया था। क्यों? चूँकि वो एक शहर की इंटरनल मैनेजमेंट मास ट्रांजिट की बात कर रही है, तो कराची के अंदर भी वही उसूल होगा ना। तो मुझे नहीं समझ आता कि पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है जहाँ क्रेडिट मिल रहा होता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछती है कि जी KCR क्यों रिवाइव नहीं हुई, तो आप कहते नहीं जी सिंध गवर्नमेंट को हम हैंड ओवर कर देंगे। तो अगर वफाकी हुकूमत वंस एंड फॉर ऑल इसको भी क्लियर कर ले, मैं बड़े एहतराम के साथ कह रहा हूँ, कागजात ऑर्डर्स हमारे पास मौजूद है जहाँ पर सेक्रेटरी रेलवे ने क्या पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई कि 300 बिलियन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। दूसरी चीज़ आती है उनकी, वो है बहरिया टाउन केस में जो सुप्रीम कोर्ट में पैसे पड़े हुए, वो पैसे सिंध के हैं, ज़मीन सिंध की है, मलीर की है, सिंध की आवाम के। वो पैसे गालिबन कोई इस वक्त 60-62 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुके हैं, और गालिबन कोई 1.25 साल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दरख्वास्त दायर किए हुए। ऑन रिकॉर्ड है कि सुप्रीम कोर्ट में सिंध गवर्नमेंट ने अपनी दरख्वास्त दायर की है
कि जी पैसे सिंध हुकूमत को मुंतकिल किए जाएँ ताकि हम सिंध के अंदर जो डेवलपमेंट का काम है, जो काम है तरक्याती काम, उसको कंप्लीट कर सकें। अभी तक हमारी दरख्वास्त पे इसलिए फ़ैसला नहीं हुआ कि वफाकी हुकूमत ने एक काउंटर दरख्वास्त दायर की हुई है। वफाकी हुकूमत ने एक काउंटर दरख्वास्त दायर की हुई है कि पैसा हमारा है, सिंध का नहीं है, ये वफाक का पैसा है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ज़मीन हमारी, मलीर हमारा, सिंध हमारा, सिंध की आवाम हमारी, तो पैसा किसको मिलेगा? वो कहते हैं नहीं जी ये करप्शन हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। वो मैं शिबली फराज साहब की भी बातें सुनता हूँ, कहते हैं जी वो अनफॉर्चुनेट है जो वो बातें करते हैं। किसी इदारे का प्ली बार्गेन होता है, जब करप्शन होती है और नैब रिकवरी करती है, तो रिकवरी करने के बाद पैसा उस इदारे को जाता है, उस हुकूमत को जाता है, या नैब अपने पास रखती है? उस हुकूमत को जाता है। अगर पंजाब में किसी केस में करप्शन हुई, प्ली बार्गेन हुआ, तो नैब रिकवरी करेगी और पैसा पंजाब गवर्नमेंट के हवाले करेगी। केबी हुआ तो गवर्नमेंट के हवाले करेगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में रिकवरी कराई, जिसके बाद नैब की तमाम कार्रवाई रुक गई, तो जो पैसा पड़ा हुआ है वो भी उस सूबे का हुआ ना। और उनके सिंध के लीडर जब यहाँ बैठते हैं, जो मकामी क़यादत है, वो बिल्कुल चूँकि उनको सियासत करनी है सिंध में, तो कहते नहीं सिंध की अमानत है ये। मैं एक टीवी प्रोग्राम में था, मेरे साथ पीटीआई के एक लीडर थे, सीनियर लीडर थे, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि मैं सपोर्ट करूँगा आपकी इस बात को कि वो सिंध की अमानत है। लेकिन अगेन वफाक उसके ऊपर, पीटीआई की वफाकी हुकूमत उसके ऊपर नज़र लगा के बैठी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये पैसा फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है, ये पैसा सिंध हुकूमत का है, सिंध की आवाम का है और हमारी कंट्रीब्यूशन है, जिसको मैं तो आज एक बार फिर उस डिमांड को रिपीट करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट बेशक उस पैसे को मॉनिटर करे कि वो पैसा कैसे खर्च किया जाता है, अपना कोई मॉनिटरिंग जज अपॉइंट कर ले। हम तो ये भी मानने को तैयार हैं कि उस पैसे को ट्रांसपेरेंट अंदाज से मलीर में भी, कराची में भी और बाकी सिंध में ट्रांसपेरेंट अंदाज से अखराजात किए जाएँ, ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकें, लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लैरिफिकेशन के बाद हम सेम स्पिरिट के साथ, इल्ज़ाम तराशियों से हट कर कराची के मामलात को संजीदगी के साथ हल करेंगे। वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी, हम अपना किरदार अदा करेंगे, ताकि मिलकर इन मामलात को रिज़ॉल्व किया जा सके। आखिर में मैं जो हमारा 750 अरब रुपए का कंट्रीब्यूशन है, उसके हवाले से जो पेशरफ्त है उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, ताकि आपके सामने भी कुछ डिलीवरेबल्स हो सकें। हम रेड लाइन बना रहे हैं मास ट्रांजिट के लिए, उसकी फ़ंडिंग अरेंज हो चुकी है, उसके अप्रूवल्स हो चुके हैं, उसका डिज़ाइन अप्रूव हो चुका है। इंशाअल्लाह उस प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग सिंध हुकूमत इसी साल कर देगी। ये पहला डिलीवरेबल मैं लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप चेक कर सकें। रेड लाइन जो कि मास ट्रांजिट स्कीम है, फॉरेन फंडिंग के इश्तराक से तमाम अप्रूवल्स उसके हो चुके हैं, उसके डिज़ाइन वगैरह अप्रूव हो चुके हैं, अब उसका काम इंशाल्लाह स्टार्ट होना है। तो तरजीही बुनियादों पर उसका काम स्टार्ट किया जाएगा और मैं समझता हूँ अगले 3 महीनों के अंदर, 4 महीनों के अंदर इस काम को स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद काम की तकमील 2 से 2.5 साल 3 साल का पीरियड है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए। दूसरी चीज़ है जो मैं समझता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट संग मील है, वो है मलीर एक्सप्रेसवे, जो कि तकरीबन 27-28 अरब रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। जैसे लियारी एक्सप्रेसवे है, ये मलीर रिवर के साथ एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है ताकि जिन लोगों को M9 पर ट्रैवल करना है वो शहर के बीच में से ना जाएं। आपको बार बार से रास्ता मिलेगा हाईवे टच करने का। इसका तमाम डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसीजर, अप्रूवल्स, टेंडरिंग
हो चुकी है और इंशाअल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में मलीर एक्सप्रेसवे की ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी जाएगी। इसका तमाम प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग इंशाअल्लाह चंद हफ्तों में स्टार्ट कर दी जाएगी। इसका कंप्लीशन टाइम 24 महीने से 30 महीने है, यानी कि 2 साल से 2.5 साल है। और ये इंशाअल्लाह आपकी ट्रैफिक कंजेशन के इश्यूज़ को, स्पेशली जो आपके ट्रेडर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा संग मील साबित होगा। तीसरी चीज़ वो है लिंक रोड, जो कि नेशनल हाईवे को और सुपर हाईवे को कनेक्ट करता है। इस प्रोजेक्ट की तमाम डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल्स हो चुके हैं और हम टेंडरिंग प्रोसेस में आए हुए हैं। इस वक्त टेंडरिंग प्रोसेस उसके बारे में इनिशिएट किया जा चुका है, उसको भी सिंध गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है। उसका भी कंप्लीशन टाइम 2 से 2.5 साल होगा। और अगेन आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ ऑल कोडल फॉर्मेलिटीज़, इसके ऊपर भी ये कुछ माह लगेंगे तमाम फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट होने में। इस प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी, चूँकि ये आपके नेशनल हाईवे को और सुपर हाईवे को कनेक्ट करेगा, तो एक अहम डेवलपमेंट होगी। उसके अलावा 2 और शाहराएँ कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत, वो तकरीबन कोई 45 से 60 रोज़ लगेंगे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। एक ऑन गोइंग काम चल रहा है। तो ये चीज़ इब्राहिम हैदरी के एरिया में, मलीर के एरिया में एक बड़ी खुशगवार तब्दीली सिंध हुकूमत की जानिब से आइंदा चंद हफ्तों में आने वाली है। जिस तरह आपने देखा था कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत पीपल स्क्वायर हमने तामीर किया था। इसके अलावा मौजूदा बजट में 7.8 अरब रुपए रिपेयर ऑफ मेजर रोड्स ऑफ कराची के लिए सिंध हुकूमत ने रखा है, जो कि इस साल खर्च किए जाएंगे। 7.8 अरब रुपए। ये मैं इसलिए आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि ये डिलीवरेबल सामने आपको नज़र आ रहे हैं। मैं किसी और की तरह बात नहीं कर रहा कि हम ये कर देंगे, कागज़ों पे नहीं। मैंने आपको बात की, अगर रेड लाइन की प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपसे बात की मलीर एक्सप्रेसवे की प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपसे बात की लिंक रोड की प्रोसीजर ऑन गोइंग है। मैंने आपसे बात की इब्राहिम हैदरी की सड़कों की, मलीर की सड़कों की, तो वो ऑन गोइंग है। मैं आपको टाइम फ्रेम दे रहा हूँ। और आखिर में जो मैं ये 7.8 अरब रुपए मेजर रोड्स का कंपोनेंट आपको अपने बजट का बता रहा हूँ, ये ऑन गोइंग है। इसमें कुछ कराची की अहम शाहराएँ तामीर की जाएंगी और कुछ पैसा इसके अलावा हमने ब्यूटिफिकेशन के लिए रखा है, ताकि तज़ीन व आराइश भी हो सके, उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सके। ये तमाम चीज़ें बयान करते हुए मैं एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत कराची के मसाइल को हल करने के लिए संजीदा है और सिंसियर है। और मैं उम्मीद करूँगा कि वो सीरियसनेस और सिंसियरिटी जो हमने पिछले चंद रोज़ में दिखाई है, वफाक ने और सूबे ने, वो सिंसियरिटी, वो सीरियसनेस उसी अंदाज से आगे बढ़ेगी और कराची की डेवलपमेंट को हम पैरामाउंट रखते हुए इन चीज़ों को एक्सपेडाइट करेंगे, मिलकर काम करेंगे, ताकि हम अपने इंडस्ट्रियल कमर्शियल कैपिटल के मसाइल को हल कर सकें। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों। अच्छा, ये बता दें कि देखिए, मैं पहले भी ये बात वाज़े कर चुका हूँ, बल्कि मैं नहीं, मेरे चीफ मिनिस्टर इस बात को वाज़े कर चुके हैं कि वो जो कमेटी वफाकी वज़रा और सिंध हुकूमत की बनी है, वो जो फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट्स के अंदर बॉटल नेक्स आते हैं, या एट टाइम्स हमारे कोई प्रोजेक्ट जो एक्निक में अप्रूवल के लिए जाते हैं उसमें बॉटल नेक्स आ जाते हैं, उन बॉटल नेक्स को रिमूव करने के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है ना, उस कमेटी के पास नहीं होगा। वो सिर्फ बॉटल नेक्स को दूर करेगी, कमिटमेंट को मटीरियलाइज़ कराने के लिए काम करेगी। उसके अलावा उस कमेटी का कोई काम नहीं है। आइनी कानूनी एतबार से जो जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है वो सिंध हुकूमत निभाएगी, जो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है वो वफाकी हुकूमत निभाएगी।
और जो मकामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है वो एडमिनिस्ट्रेटर निभाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर सिंध हुकूमत अपॉइंट कर चुकी है सिंध भर में तमाम अजला के अंदर, उन सब ने अपना अपना चार्ज संभाल लिया है। और मैं समझता हूँ कि 2 रोज़ में बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जिसका हाल देख के मुझे भी तकलीफ़ होती थी, दुख होता था, उसमें बहुत ही मुतहर्रिक अंदाज से काम किया जा रहा है और सफाई को प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है। जो कचरा मादी में वहाँ से उठाया नहीं जाता था डीएमसी की जानिब से, उसको इस वक्त प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है और डेली बेसिस के ऊपर उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो वो तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स अपना अपना काम करेंगे। बुनियादी मकसद ये है कि बियॉन्ड पॉलिटिक्स आइए मिलकर इस शहर की खिदमत करें, इस सूबे की खिदमत करें और लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। ये बता दें कि जो मंसूबे हैं वो ज़्यादातर फ्यूचर प्लानिंग है, जो 1100 अरब रुपयों पर मुश्तमिल है। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। अभी जो कराची के लोगों की ज़रूरत है, जो नालों की सफाई है, जो बारिशों के बाद जहाँ जहाँ पानी खड़ा हुआ है और गंदगी और गिलाजत के ढेर पड़े हुए हैं, इस हवाले से कोई बात नहीं हो रही है, ना वफाकी हुकूमत की तरफ से ना सूबाई हुकूमत की तरफ से। मैं बड़े एहतराम के साथ आपसे इख्तिलाफ़ करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 साल, 3 साल, 5 साल जो इमीडिएट डिलीवरेबल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, जिसके ऊपर कोई हवा में बात नहीं हो रही। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मलिर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ हो रही है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि लिंक रोड के ऊपर काम हो रहा है, चीज़ हो रही है। सेवरेज ट्रीटमेंट पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में बहुत आगे सिचुएशन पहुँच गई है और सेवरेज ट्रीटमेंट को प्रायोरिटाइज़ किया गया है इसके अंदर। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि उन तमाम मामला जो हम कोट कर रहे हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई काम हुआ हुआ है। वो तख़य्युलाती चीज़ नहीं है, वो प्रैक्टिकल चीज़ है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और मैं पुरुमीद हूँ कि फ़ेडरल गवर्नमेंट इन तमाम काम को करने में हमारी मदद करेगी, सिंसियर अंदाज से मदद करेगी। चूँकि मैं समझता हूँ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है ना कि फ़लाँ चोर है, फ़लाँ डाकू है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ वैसा है, मैं समझता हूँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आवाम के मसाइल हल नहीं करती। इसलिए मैं शिबली फराज साहब की बातों का जवाब नहीं देना चाह रहा। मैं गलत समझता हूँ, मैं समझता हूँ उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। जब अच्छे स्पिरिट के साथ काम किया जा रहा है, वज़ीर आला सिंध ने जो कल लेटर लिखा है वज़ीर आज़म को, उसमें वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है कि आप कराची आए और आपने संजीदगी का मुजाहरा किया। तो मैं समझता हूँ जब सिंध हुकूमत अपना दिल खोल रही है, डिस्पाइट ऑल पॉलिटिकल डिफरेंसेस हम मिलकर काम करने को तैयार है, तो मैं समझता हूँ वफाक को भी ये फराख दिली दिखानी चाहिए। ये काजी साहब, ये जो ख़त है ये इसी चीज़ की कड़ी है ना, जो कल वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को लिखा है। ये बताया है, उनकी तवज्जो मबजूल कराई है कि मामलात बड़े संगीन हैं, लोगों को बड़ा नुकसान पहुँचा है। नुकसान का हल तलाश करने के लिए, नुकसान का अदराक करने के लिए वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। तो हम जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमारी जितनी कैपेसिटी है सिंध हुकूमत की, हमें पैसा कहीं बाहर से तो नहीं मिलता। आपको याद होगा 2010-2011 में चूँकि वफाकी हुकूमत हमारी थी, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत बड़ा पैसा, बड़ी रिलीफ शहरियों को दी गई थी। चूँकि फेडरल गवर्नमेंट हमारे पास थी, सूबाई हुकूमत इस तरह इंगेज नहीं कर सकती इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ के साथ। तो इसलिए वज़ीर आला ने ये तवज्जो मबजूल कराई है ताकि वफाकी हुकूमत भी प्रायोरिटी के साथ इन मामलात को हल करे। अभी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो मुत्तहिदा के कन्वीनर हैं, उन्होंने ख़ासतौर पे आपने जो एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती की है उस पर एतराज़ किया है। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने लसानी तफरीक की बुनियाद रख दी है और अब हमें मजबूर किया जा रहा है रोड पर निकलने के लिए, और अगर हम रोड पर निकले तो फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे, 100-150 लोग आ जाएंगे। बड़े बड़े मामला उन्होंने बड़ी धमकियाँ दी है। अब आप लोगों की खैर नहीं है, अब आप क्या कहेंगे? वाकई लसानी बुनियाद पे आपने किया है? देखिए, मैं समझता हूँ MQM तय कर ले कि वो लसानियत पर बिलीव करती है कि नहीं, ये तय कर लें वो। क्योंकि वो जब उनको अब प्रोग्रेसिवनेस शो करनी होती है तो वो कहते हैं कि जी सिंध हमारा है, सिंधी हमारे हैं, हम सिंधी हैं, लेकिन धरती माँ है, उसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता। लेकिन जब उनको अपनी सियासत करनी होती है तो वो कहते हैं कि जी ये लसानियत बढ़ती जा रही है। क्या सुहेल राजपूत उर्दू स्पीकिंग नहीं है?
थोड़ा मैं समझता हूँ ये जो लसानियत की फ़िज़ा बार बार ये लोग करते हैं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। ये सूबा हमारा है, ये शहर हमारा है, इस सूबे के गांव देहात हमारे हैं। लोगों की तफरीक ना करें, मिलकर काम करें, तभी मामलात को हम हल कर पाएंगे। बाकी एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है। एहतजाज करना चाहते हैं, 100-150 लोग लाना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह करें, कर लें। मैं समझता हूँ उनको अपने हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। जो पिछले 4 साल में उनके बल्दियाती नुमाइंदों ने इस शहर के साथ ज़्यादती की है, अगर मैं उसके ऊपर बात करना स्टार्ट कर दी तो मैं समझता हूँ बड़ी प्रॉब्लम होगी उनके लिए। अब मलेर नदी, मलेर का इलाका, गड्ढा, यहाँ बहुत सारे गोट आबाद हो गए, इनकी कोई लीज नहीं, कब्जा है। उसी हुकूमत इन कब्जों को लीगल करके लीज करके कब्जा लीगल कर देगी, ये इनको वापस भेजेगी, फिर जहाँ से आए वहाँ चले जाए। देखिए, वज़ीर आला सिंध कैटेगोरिकली ये बात कह चुके हैं कि बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। तो ये नहीं हो सकता कि मलीर के अंदर आप इंक्रोचमेंट रिमूव ना करें और गुज्जर नाले पर रिमूव कर लें, ये चीज़ नहीं हो सकती। ये अक्रॉस द बोर्ड की जाएगी और ये जो रिमूवल की सारी एक्सरसाइज है इसमें NDMA की खिदमात को इंगेज किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कोई तफरीक नहीं होगी, बिला तफरीक कार्रवाई होगी। और हम सबको समझने की ज़रूरत है कि जो घर उन नालों के ऊपर आबाद हैं वही पानी से ज़ेर आब आते हैं, वही निज़ाम को चोक करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक मुश्किल फ़ैसला है, बट ये मुश्किल फ़ैसला हम सबको बियॉन्ड पॉलिटिक्स करना है, क्योंकि इसके बगैर मामलात को आप हल नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि बियॉन्ड पॉलिटिक्स, विदाउट थिंकिंग कि किसका वोटर है क्या है, कॉम्पनसेशन का भी एक प्रोसीजर लाया जा रहा है। कॉम्पनसेशन के लिए फ़िगर भी इस पैकेज के अंदर जो 1100 अरब रुपए का है उस पैकेज को दर्ज किया गया। उसके आसपास अतराफ़ में सड़क बनाने का भी पैकेज है, वो तमाम चीज़ें हैं। तो एक मैसिव प्रपोज़ल के साथ सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत साथ आ रही है और मैं समझता हूँ अच्छी नीयत के साथ आ रही है। इंशाल्लाह ये अच्छी नीयत है, ये प्रिवेल करेगी और इस अच्छी नीयत के साथ ये अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई की जाएगी। शहरवानी साहब का आपने जिक्र किया, शहरवानी साहब के बारे में तो ये अमूमी राय है कि जो बंदा रोजमर्रा अशिया की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सका वो क्या काम करेगा कराची के लिए। खुद अली जैसी भी बड़ी उनकी तारीफ करे, तो कि ये कोई जॉइंट वेंचर है कोई अल्लाह के नेक बंदों का, PTI और पीपल्स पार्टी का, ये क्या है इफ्तिखार शहरवानी में ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं? इफ्तिखार शहरवानी साहब इसी सिंध हुकूमत के सेक्रेटरी कानून थे, इसी सिंध हुकूमत के कमिश्नर कराची थे 2 साल। इसी हुकूमत ने उनको सेक्रेटरी बल्दियात लगाया था और इसी हुकूमत ने अब उनको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया है। इफ्तिखार शहरवानी साहब ने पिछले 2 साल डायरेक्टली कराची के मामलात को देखा है एज़ कमिश्नर कराची। तो वो ऑन ग्राउंड चीज़ों को पर्सनली देख चुके हैं, मामलात को, मसाइल को समझते हैं, इसलिए उनका इंतखाब सिंध हुकूमत ने किया है, वज़ीर आला सिंध ने किया है। और अगर वफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा उनकी तारीफ़ करता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर अच्छा अफसर होगा तो अच्छी बात उसके बारे में करनी चाहिए। जहाँ तक आपने चीज़ों की इन्फोर्समेंट की बात की, मैं समझता हूँ इन्फोर्समेंट का इशू पाकिस्तान भर में है, सिर्फ आप कराची की बात नहीं कर सकते। हाँ, इस चीज़ को हल करने की ज़रूरत है और मैं पुरुमीद हूँ कि इफ्तिखार शहरवानी साहब एज एडमिनिस्ट्रेटर कराची मामलात को प्रोएक्टिव अंदाज से हल करेंगे, ऑन ग्राउंड नज़र आएंगे और जो उम्मीदें और जो ट्रस्ट वज़ीर आला सिंध ने, सिंध हुकूमत ने उनके ऊपर रिपोज किया है, उसको वो फुली जस्टिफाई करेंगे। सर, शहर के मुताबिक इलाके ऐसे हैं जो कि गटरिस्तान बन गए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट की आप बात करें, मोटू बाज़ार की हम बात करते हैं, खादर की बात करते हैं, गुलबर्ग की बात करते हैं, ये मसाइल कब तक हल होंगे? आखिर क्या वजह है इसमें? इक़्तिदार देखिए, बहुत सारी जगहों से तो बाय एंड लार्ज पानी निकाल लिया गया है, लेकिन कुछ जगहों पे मैं इस बात का एतराफ़ करूँगा कि सेवरेज का प्रॉब्लम हो गया है, बिकॉज सेवरेज ने बैक मारा है। उन मामलात को भी हल करने के लिए सिंध हुकूमत खड़ी हुई है, मामलात को हल किया जा रहा है। मैं खारादर की मिसाल देना चाहूँगा कि खारादर को कम्प्लीटली क्लियर कर लिया गया था। कल वज़ीर मेंशन पे फिर पानी आ गया था सेवरेज का, तो फिर वापस वाटर बोर्ड का अमला वहाँ पर गया, मामलात को क्लियर किया। तो सिचुएशन ख़राब है, क्योंकि जो 40-45 साल का बिगाड़ है उसको आप 40 घंटों में ठीक नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें जो इमीडिएटली कर पाएंगे, कुछ जो है मीडियम टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म में। बट ये मैं आपको बता दूं कि संजीदगी के साथ मामलात को हल किया जाएगा।
वो बराना साहब ने सवाल पूछा था मुझसे लोन्स के हवाले से। मैं आपके जज्बात को 100% एको करता हूँ कि जो लोग एक्चुअल हकदार हैं उनको वो मिलना चाहिए, जो लोग हकदार नहीं हैं उनको वो लोन या वो फैसिलिटेशन नहीं मिलनी चाहिए। ये करके आ रहा हूँ। आप दोनों के सवाल बड़े अहम हैं और उन दोनों सवालों में आपने जो सिंध हुकूमत के जज्बात हैं उनको एको किया है ना। मैं तो कह रहा हूँ वज़ीर आज़म की तवज्जो इसलिए मबजूल कराना चाह रहा हूँ कि मामलात संगीन हैं, उन मामलात को हल करने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ये जो आपने ब्यूरोक्रेसी वाली बात की, ये कुछ हद तक दुरुस्त है। ये होता है लोगों को काम नहीं करने का एक अनफॉर्चुनेटली रास्ता ढूंढते हैं। आपको याद होगा कल वज़ीर आला सिंध जब सक्खर बैराज गए, गुड्डू बैराज गए, तो वहाँ पर उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, पुलिस आ गई, अमला आ गया। वज़ीर आला सिंध ने फौरी तौर पर मामले को क्लियर करा, उन्होंने कहा भाई रोको नहीं लोगों को। तो ये बात आपकी दुरुस्त है, बट ये सिस्टम की कुछ ख़राबियाँ हैं जो कि मैं समझता हूँ कि ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकती, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन मैं ये बता दूँ आपको कि चीफ़ मिनिस्टर का वहाँ ख़ुद मौजूद होना, पार्टी चेयरमैन का या वज़रा का वहाँ पर मौजूद होना, ये सीरियसनेस शो करता है हमारी, ताकि ब्लेम गेम ना हो, ताकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने घरों पर ना बैठे, ब्यूरोक्रेसी भी फील्ड में नज़र आए, ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें। जो आपने बात की बड़ी अहम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आला के लेटर को भी छोड़ के अब ये जो हमारे इंडिपेंडेंट सहाफ़ी बात कर रहे हैं, इन बातों से वज़ीर आज़म को संजीदगी का एहसास होना चाहिए, मामलात का एहसास होना चाहिए और फौरी तौर पर बारिश मुतासर अफराद के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान करना चाहिए। कॉजवे ये आपकी बात हर बारिश में नहीं होता। अब की बार अच्छी मनसूबाबंदी की गई थी तो शुरू की बारिशों में नहीं हुआ, लेकिन पिछले 2 रोज़ में ये इलाका हफ्ते और इतवार को मुतासर हुआ। जो ईवीएम कॉजवे बिल्कुल मुतासर हुआ। आपकी बात दुरुस्त है। मैं चेक कर लेता हूँ कि आया पुल है या नहीं, अगर है तो बिल्कुल उसको प्रायोरिटी देंगे। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, मैं सपोर्ट करूँगा इस बात को। बहुत शुक्रिया।